हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम टेक्स्ट बुक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलें तो मेजरली दो चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दो चैप्टर्स मिलके पूरे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते और समझाते हैं। So here on JEE Planet, we are going to start our discussion and learning with the topic of electrostatics, जिसमें मेजरली हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा फोकस रहेगा कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड तो सारी चीजें कवर करनी है, मगर वो सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो सभी तरीके के प्रॉब्लम मॉडल्स डिस्कस करने हैं जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इतना या इस हद तक प्रिपेयर कर देंगे कि आप मेंस के क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर पाएंगे और एडवांस के क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली एंड हैप्पीली डील कर पाएंगे। ऑलराइट, समझने वाली बात यह है कि आईआईटी जेईई एडवांस या जेईई एडवांस के नाम से जो जाना जाता है, वो एग्जाम वैसे तो काफी टफ है, ये मानते हैं लोग अपने लेवल के वजह से। वो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउटसाइड द कंट्री एज वेल दैट इज़ क्वाइट फेमस। और उसके पीछे का कारण यही है कि वो अपने टफ लेवल के अकॉर्डिंग जाना जाता है। लेकिन समझ में आने वाली बात ये है कि उनके सवालों को डील करने में भी कोई रॉकेट साइंस छुपी हुई नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप उस तरीके के सवालों से डील करने की आदत रखते हैं या नहीं। लाइक इट्स ऑल अबाउट हैबिट। हमें इजी 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 चीज़ें करने की आदत होती है तो मुश्किल चीज़ें हमें मुश्किल लगती ही है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस को अच्छे लेवल ऑफ प्रॉब्लम मॉडल्स पे थॉट देने की आदत है, हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की भी एक अच्छी खासी हैबिट है, तो आने वाला सवाल भी क्या ही अलग होगा। और अगर बहुत अलग होगा तो उसे सॉल्व करने में भी हमें मज़ा आ रहा होगा। ऑलराइट, तो अपना फोकस जेई की तरफ रखते हुए और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सारी ही चीज़ों को कवर करते हुए, और इतना ही नहीं, नीट एस्पिरेंट्स जो भी हैं और वो इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा ज़्यादा हल्का फुल्का मैथमेटिकल एसेंस वाले प्रॉब्लम्स को डील करने का आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। एडवांटेज कुछ इस कदर होगा कि जब आप जेई के सवालों से डील करने की हैबिट, अगेन आई एम टेलिंग अबाउट हैबिट मेंटेन कर चुके होंगे, तो नीट में आए हुए सवाल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मेरी इस बात को देख सकते हैं, फील कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर सवाल जो हैं या आने वाले सवाल जो हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में, वो आप चुटकियां बजा के ओरली करने में सक्षम होंगे। ऑलराइट, यू विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग इट। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसी मोटिवेशन और इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं हमारा लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज ऑफ कूलम्स लॉ। हमने हमारी पहली मुलाकात के लिए क्या चुना है? कूलम्स लॉ का टॉपिक चुना है। तो हम वैसे भी जानते हैं कि काफ़ी लाइक थोड़े ही समय पहले हम लोगों ने दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, प्रिसाइसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देने के लिए हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। ठीक इसी तरीके से आज की मुलाकात में हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। और उसे गवर्न करने वाला जो लॉ है, कूलम्स लॉ के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो with the passage of time and while studying the Coulomb's law, you'll be getting some sort of similarity between Newton's law of gravitation and Coulomb's law in electrostatics. दोनों के बीच में कुछ similarities आपको देखने को मिलेगी, जो मैं precisely आपको पेन डाउन भी करने को बोलूँगा, ध्यान रखने को बोलूँगा। और दोनों के बीच में कुछ differences भी होंगे जिनका भी हमें बहुत minutely ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो डिस्कशन है दैट इज ऑफ कूलम्स लॉ। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कंटेंट को लेकर। तो इस कूलम्स लॉ का जो सेशन हमने डेडिकेट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट से, उसमें देखो हमारी बातें क्या क्या होने वाली है यार। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई ये कूलम्स लॉ एग्जैक्टली है क्या, करता क्या है, बताता क्या है और किन किन चीज़ों पर ये निर्भर करता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में फील करने के साथ साथ प्रॉब्लम मॉडल्स को भी, प्रॉब्लम मॉडल से भी फेमिलियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली हमारा टारगेट तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही है ना। सो
हम बात करते हैं कि यार जब दो चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि हम बात करते हैं दो मासेस, दो पॉइंट मासेस के बीच के फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की, सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासेस हमेशा ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इनके बीच का जो भी फोर्स होता है आकर्षण वाला, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण के नाम से भी जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, उसे गवर्न करने के लिए न्यूटन ने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। और उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो मासेस जो होंगे, every other mass is going to attract every other mass. Every mass in this universe is going to attract every other mass with a force which is directly proportional to the product of these two masses and inversely proportional to the square of distance of separation between them. दूरी बढ़ाने के साथ साथ फोर्स का, बल का जो मैग्नीट्यूड है, that is going to decrease and अगर आप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को डबल कर देंगे, डिस्टेंस बढ़ाने के साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड घटने वाला है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को डबल करने पे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत 1/4 हो जाने वाला है। ऑलराइट, तो ये सारी छोटी छोटी बातें न्यूटन ने कही थी। और जब उनका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं, तो याद है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता था? जी। इसका नाम क्या होता था? इसका नाम होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स में कहीं भी, ब्रह्मांड में कहीं भी इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होने वाली है। लेकिन जब भी आप दो चार्जेस के बीच के फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो मीडियम पे निर्भर करता है उसकी, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसकी वैल्यू ब्रह्मांड में कहीं भी सेम नहीं होती है, वो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। इसीलिए अगला टॉपिक जो होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद, दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ मीडियम। ऑलराइट, इफेक्ट ऑफ अ मीडियम। उसके बाद जब हम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मीडियम के इफेक्ट को बतौर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच के फोर्स के रूप में समझ चुके होंगे, तो हम हमारे प्रॉब्लम मॉडल्स पर आ चुके होंगे, जिनमें मेजरली मैंने क्लासिफाई कर दिया है। पहली मुलाकात है तो इसीलिए हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं कि किस किस तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं। एंड द प्रॉब्लम्स विल बी फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉब्लम्स एंड द वेक्टर प्रॉब्लम्स, द इंटीग्रेशन कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली द मास्टर स्ट्रोक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, जिसमें हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की, और बहुत बढ़िया तरीके से जो एक्सट्रीम कोर लेवल प्रॉब्लम्स आई हैं, हार्डकोर आईआईटी जेई प्रॉब्लम्स, जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की जो प्रॉब्लम आती है, उसको हम डील करने वाले हैं। तो ये जो हमारी मास्टर स्ट्रोक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं, नीट एस्पिरेंट्स या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बच्चे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को ना भी देखें तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये बहुत कोर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है। लेकिन बाकी का पार्ट बच्चों आपको भी देखना चाहिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो भी, जेई वाले हैं तो देखना ही है, ठीक है ना। नीट एस्पिरेंट है तो बाकी का कंटेंट भी देखना है, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और यदि आप जेई एस्पिरेंट हैं लेकिन आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स जो हैं वो नीट के लिए, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर उनका बोर्ड पे ही बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि नहीं हमें बोर्ड एग्जाम्स में ही बहुत एक्सेल करना है, तो भी मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्स लॉ। तो क्या कहता है कूलम्स लॉ? भाई कूलम्स लॉ कहता है कि यदि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हों, Q1 और Q2। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं सर? पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस, क्या पॉइंट का मतलब डायमेंशन लेस चीजें होती है? किताबों में तो देखने को मिलता है कि इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा, और पॉइंट का मतलब समथिंग विच इज डायमेंशनलेस, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। पर क्या ये बात सत्य है? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जो मुझे मेरे बचपन में सुनाया गया था, या जहां तक मुझे याद है मैंने किसी हिंदी की किताब में एक पार्ट पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था, राइट। एंड द चैप्टर वाज समथिंग रिलेटेड टू द टाइम ऑफ अकबर एंड बीरबल, राइट। तो एक बार राजा अकबर अपने दरबार में गए और उन्होंने ऐसे एक लाइन खींची, और उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से और दरबारियों से कहा कि बिना हाथ लगाए इस लाइन को छोटा करके बताइए, बिना टच किए इस लाइन को छोटा करके बताइए। तो पता है क्या हुआ?
मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास इसका जवाब होगा भी और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो उत्सुकता से देख रहे होंगे विद क्यूरियोसिटी दैट यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या हुआ होगा कि बिना हाथ लगाए इसको छोटा आप कैसे कर सकते हो। तो उनके सभी दरबारियों और मंत्रियों में से मात्र एक के पास ही इसका जवाब था और वो थे हमेशा की तरह बीरबल। तो बीरबल आए अकबर के पास और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इसे बिना हाथ लगाए छोटा कर सकता हूं। तो अकबर ने कहा बताओ करके कैसे। तो बीरबल ने क्या किया, इसके सामने एक और लंबी सी लाइन खींच दी। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखो, अब आपकी वाली जो लाइन है वो छोटी हो गई है। तो इस किस्से ने हमें एग्जैक्टली क्या सिखाया है कि छोटा होना या बड़ा होना, इस किस्से ने भी हमें फिजिक्स ही सिखाई है कि छोटा होना या बड़ा होना अपने आप में रिलेटिव बातें हैं। भारी होना या हल्का होना अपने आप में रिलेटिव बातें हैं। तेज चलना या धीरे 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 चलना, तेज और धीरे होना भी अपने आप में रिलेटिव बातें हैं, है ना। ऊंचा होना नीचा होना रिलेटिव बातें हैं, छोटा लंबा होना रिलेटिव बातें हैं, भारी हल्का होना रिलेटिव बातें हैं, धीरे तेज होना रिलेटिव बातें हैं। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि भाई जब भी आप पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करते हो, ये सर आगे चल के जब आप इनफाइनाइट कंडक्टर्स, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर्स, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इनके बारे में बात करेंगे तो इसका असल में मतलब क्या है। तो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं भाई पॉइंट चार्जेस की, Q1 और Q2 की, तो इससे मतलब हमारा ये है कि सर जिन दो चार्जेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो दो चार्जेस या चार्ज्ड बॉडीज जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी उनके डायमेंशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और ज्यादा होने के कारण हम क्या कह सकते हैं, ज्यादा होने के कारण हम कह सकते हैं कि यार उनकी अपनी डायमेंशंस इस कंसिडरेशन के दौरान, इनके बीच के फोर्स को कंसिडर करने के दौरान उनकी जो अपनी डायमेंशंस हैं वो नेग्लिजिबल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉइंट इज समथिंग विच इज डायमेंशनलेस। पॉइंट इज समथिंग विच कैन बी ट्रीटेड एज अ डायमेंशनलेस थिंग व्हेन वी आर रेफरिंग टू द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, तो हम बोलेंगे सर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट का मतलब इनकी डायमेंशन, इनके बीच की दूरी d के कंपैरिजन में बहुत कम है, d के कंपैरिजन में बहुत कम है। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू नीड टू अज्यूम, या वी आर अज्यूमिंग कि भाई ये दोनों चार्जेस अभी कहां पड़े हैं, वैक्यूम में पड़े हैं या फ्री स्पेस में पड़े हैं। अभी अभी देखो, जरा फोकस किया होगा तो कुछ समझ में आया होगा। वो क्या समझ में आया होगा कि वैक्यूम की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है, इट्स नॉट VACCUM, इट्स VACWM। जनरली बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, तो हमें गड़बड़ नहीं करनी है। वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत फोकस रखना है यार इस पर, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। कुछ लोगों के मन में अभी भी चल रहा होगा कि नहीं नहीं आपने गड़बड़ लिखा है, हमने जो सुना है VACCUM सुना है। तो आप कोई भी डिक्शनरी कुछ भी रेफर कर सकते हैं, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है। बेसिकली हमारी पढ़ाई जब बचपन में ऐसी होती थी तो हमें प्रोनाउंस करना ऐसे सिखाया जाता था कि हम में से मोस्टली लोगों की जुबां पर ये चढ़ा हुआ है कि हम वैक्यूम बोलते हैं, सो इट्स VACCUM। पर हमें ध्यान रखना है, इट्स नॉट दैट स्पेलिंग, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, है ना। तो सर फिजिक्स की क्लास चल रही है, बट कुछ ना कुछ तो अंग्रेजी के बारे में भी सीखते जा रहे हैं। चलिए, गेटिंग बैक टू द डिस्कशन, हम बोलेंगे शेयर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता क्या है कि जो भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है मैंने Fe, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस और दिस ऐसे डिनोट कर लीजिए कि फोर्स के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली लिख दीजिए Fe, that is directly proportional to the product of magnitude of the two charges Q1 and Q2, product of magnitude of the two charges, and it is inversely proportional to the square of distance of separation between them. ये inversely proportional है square of distance of separation between them के, उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और इसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुछ कुछ लग रहा होगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा, है ना, वहां पे भी हमने सीखा था। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 बाय d स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा जिसे आप k कह सकते हैं, एंड इट इज मॉड Q1 मॉड Q2 बाय d स्क्वायर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो k है दैट कैन बी फर्दर रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज मॉड Q1 मॉड Q2 बाय d स्क्वायर। मॉड Q1 मॉड Q2 बाय d स्क्वायर, तो ये निकल कर आ गया अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जब हमारे दोनों ही चार्जेस कहां पड़े थे,
वैक्यूम में पड़े थे। ऑलराइट, दोनों चार्जेस कहां पड़े थे? वैक्यूम में पड़े थे। अब आप बोलोगे कि यहां पर देखिए समझने वाली बात क्या है, आप बोलेंगे के की जो वैल्यू है फॉर वैक्यूम दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। के की जो वैल्यू है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैक्यूम में दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और देखो अगर मैं के को आइसोलेट करने की कोशिश करूं तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन, उसमें मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 बार कूलम, और कूलम से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी एसआई यूनिट लिखने की बारी आएगी तो क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जब हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि यार एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसका? सर अभी तो हमने दोनों चार्जेस कहां पे रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं। सो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऑल राइट, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ये मिलेगा हमें, ठीक बात है। और यहां जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। गौर से समझिएगा कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के की जगह लिखा है। आई रिपीट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के की जगह लिखा है। इसका मतलब के की जो यूनिट होगी उसका उल्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी, है ना? जिसमें से 4 और पाई तो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं, यानी कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होने की वजह से ये यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस है। तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होने की वजह से आप ये बोल सकते हो कि के की जो भी यूनिट होगी दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसका ठीक उल्टा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी, यानी यू विल बी गेटिंग कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए ये है मुद्दा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जब दोनों ही पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखे हों तो उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आई रिपीट, उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज है? तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो दिस टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। ध्यान से समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म है हमारे पास, ये दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला है इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज, पहला है इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज, और दूसरा है स्टैटिक यानी कि रेस्ट। सो यू बेसिकली यू आर डीलिंग विद चार्ज एट रेस्ट। आप चर्चा किसकी कर रहे हैं? आप रेस्ट पे रखे हुए चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम मोटी भाषा में कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जब भी दो चार्जेस, आई रिपीट स्पेसिफिकली, जब भी दो पॉइंट चार्जेस किसी एक डिस्टेंस डी अपार्ट हो, उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस होता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, और उसके बाद कंबाइनिंग दैट वी गेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज अ मीडियम डिपेंडेंट, आई रिपीट, व्हिच इज अ मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वैक्यूम के बारे में चर्चा तो ये है, लेकिन अगर मीडियम के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा सर? तो आइए मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं। सो आप बोलेंगे इफेक्ट ऑफ अ मीडियम, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज इफेक्ट ऑफ अ मीडियम। तो हम बोल क्या सकते हैं? इफेक्ट ऑफ अ मीडियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक टर्म के बारे में बात करनी पड़ेगी, और वो टर्म क्या है एग्जैक्टली, आइए उसे समझते हैं। सो हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे किसी भी मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, किसी भी मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। और क्या होगा ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सर या तो किसी मीडियम, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, 10th क्लास तो भाई पढ़ के आए ही हैं सभी लोग, उसके बाद 11th भी पढ़ी है और अब 12th के बारे में चर्चा हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है,
तो आप बोलेंगे सर C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, क्या मालूम सर। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, क्या मालूम सर। डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, क्या मालूम सर। मगर ये मालूम है कि डायमंड के अंदर लाइट सबसे स्लोएस्ट ट्रैवल करती है, वो ऑप्टिकली डेंसेस्ट मीडियम होता है ना। लेकिन एग्जैक्टली कितनी स्पीड से ये नहीं पता, तो निकाल पाओगे क्या। हाँ सर, एक चीज बता दीजिए, कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट यू कैन से, जैसे पानी के बारे में मुझे पता है कि यार पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 है। सो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होगा, आप बोलोगे उसे c/μ, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड को आप 4/3 से डिवाइड कर दीजिए, काम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यही बात किसकी करते, यही बात आप कर रहे होते वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास के अंदर, तो आप 3 इंटू 10⁸ को म्यू ऑफ ग्लास से डिवाइड मारते, यानी कि 3/2 से डिवाइड मारते। डायमंड के लिए करना होता तो डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 2.42 से डिवाइड कर देते। मुद्दे की बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यार, मुद्दे की बात यह है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट में ना स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम की वैल्यू नहीं है ना, आपको ध्यान रखनी है। मार्केट में किस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। बाकी तो आप उससे आगे निकाल ही सकते हैं। सिमिलरली जब आप वैक्यूम की चर्चा करते थे तो एप्सिलॉन किसका आता था, वैक्यूम का, एप्सिलॉन नॉट होता था। लेकिन यदि आप यही चर्चा किसी मीडियम के लिए करने वाले हो तो एप्सिलॉन मीडियम तुमको तो चाहिए, मगर मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। मार्केट में क्या अवेलेबल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू। अब स्मार्टनेस इसी में है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम या प्रैक्टिकल सिनेरियो में चीजों को इंप्लीमेंट करते टाइम एप्सिलॉन मीडियम का चाहिए होगा, मगर दिया एप्सिलॉन की जगह क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो हम क्या करेंगे, मैंने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसीलिए बोल दिया, अभी रिसेंटली पढ़ा के मैग्नेटिक्स का यूनिट हटे हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी 3-4 यूनिट्स के बाद बहुत जल्दी ही मैग्नेटिक्स के बारे में भी बात करोगे। और चलो बातों बातों में बात आ ही गई है तो आपको बता देता हूं कि बहुत जल्दी आप दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में भी बात करोगे कि सर नॉर्थ पोल से साउथ पोल का किसी प्रकार का जो इंटरैक्शन होता है, जैसे हम जानते हैं नॉर्थ टू साउथ अनलाइक पोल्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स होते हैं, रिपेल करते हैं। तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो भी काफी हद तक इसी फोर्स को रिजेंबल करता है, ठीक है। ऐसे ही उसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है, ऐसे ही उसकी कुछ इसी प्रकार से उसकी डायरेक्शन या नेचर के बारे में कमेंट किया जाता है। पर एनीवेज वो बात की बात है, फिलहाल हम अपना फोकस लूज नहीं करते। मुद्दे की बात है कि हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, या फिर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बाद में जाके मैग्नेटिक्स में मैग्नेट के लिए क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह डाई मैग्नेटिक कांस्टेंट। आई रिपीट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह डाई मैग्नेटिक कांस्टेंट, और रिलेटिव इलेक्ट्रिक की जगह रिलेटिव मैग्नेटिक हो जाएगी। और यहां रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, वहां रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आएगी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहां पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी, ये परमिटिविटी है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं उसको, गड़बड़ हो गया। चलिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, पढ़ाते हुए इतना खो जाते हैं ना बस कि चलो कोई बात नहीं, स्मार्ट बच्चे हो आप, करेक्ट कर लेना उसको। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और यहां रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। मैग्नेटिक्स में जाके मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होगा और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी। थोड़ा बहुत ध्यान रखो, बहुत जल्दी रूबरू होने वाले हो टॉपिक से, तो मामला बैठ जाएगा। फिलहाल हम बोल सकते हैं कि यहां पर एप्सिलॉन आर या के डैश से इसको डिनोट किया जाता है। एप्सिलॉन आर या के डैश से इसको डिनोट किया जाएगा। इस फिजिकल क्वांटिटी को समझिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के डिस्कशन के लिए। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे आप एप्सिलॉन आर या के डैश से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। और क्योंकि ये सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, सो इट इज व्हाट यू कैन से, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है,
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या बात कर सकते हैं, देखिए वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें, फॉर वैक्यूम, तो आप ये बोलेंगे, वैक्यूम की स्पेलिंग में गड़बड़ाना नहीं है, ऑलराइट। सो वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें तो वैक्यूम के लिए न्यूमरेटर वाला भी वैक्यूम हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला तो वैक्यूम वाला है ही। तो आप बोलेंगे वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए बकायदा आप ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो होगा that will tend to infinite. Epsilon r will be tending to infinite. Mind it, infinity रख तो सकते नहीं, इक्वल टू तो कर नहीं सकते, इसीलिए इक्वल टू नहीं करते, टेंडिंग टू कहते हैं, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर। ऑल राइट, सो ये वैल्यू जो है ये अवेलेबल होती है आपको क्वेश्चन में भी और फिजिकल सिचुएशन में भी। लेकिन हमें जब मीडियम का इफेक्ट चाहिए होगा तो देखो हम क्या करेंगे, कहेंगे वी नो कि इफ द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, यदि दोनों चार्जेस को कहां डाला होता, उठा के वैक्यूम में डाला होता, तो हम क्या बोलते कि सर फोर्स इन वैक्यूम जो होता है दैट इज के मॉड q1 मॉड q2 बाय d स्क्वायर, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज मॉड q1 मॉड q2 बाय d स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 मॉड q2 बाय d स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड इन अ मीडियम, अगर मीडियम के बारे में चर्चा करेंगे तो आप बोलेंगे Fm विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आ जाएगा, एंड दैट इज मॉड q1 मॉड q2 बाय d स्क्वायर। सो दैट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्यों ना इसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इवेंचुअली एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यार अपने को ना 1/4 पाई एप्सिलॉन m की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन एप्सिलॉन m की वैल्यू दी नहीं होती, जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में दिया नहीं जा रहा होता। जनरली क्या दिया जाता है उस मीडियम का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक इसी प्रकार से जनरली क्या दिया जाएगा उस मीडियम का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एंड यू मे राइट इट एज मॉड q1 मॉड q2 बाय d स्क्वायर। लॉजिकली अगर इसे समझा जाए, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो ये एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी टर्म में आ गया भाई? एप्सिलॉन r की टर्म में, जो जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है। एंड द रिमेनिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 मॉड q2 बाय d स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 मॉड q2 बाय d स्क्वायर। सी हियर, ये किसके बराबर हो गया भाई? ये बराबर हो गया है फोर्स इन वैक्यूम के। फोकस कीजिए, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड में एप्सिलॉन r, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड में एप्सिलॉन r। और यहां से एप्सिलॉन r की एक और परिभाषा निकल कर आ गई है, और वो परिभाषा क्या है? देखिए, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन्स की टर्म में, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की टर्म में, जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो मीडियम बाय वैक्यूम है। आई रिपीट, जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो मीडियम बाय वैक्यूम का रेशो है। लेकिन यहां अगर आप बात करोगे, तो आप ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन r जो कि मीडियम टू वैक्यूम का रेशो है एप्सिलॉन की टर्म्स में, यहां ऊपर वाले रिलेशन से देखिए, एप्सिलॉन r जो निकालोगे वो फोर्स की टर्म में वैक्यूम बाय मीडियम का रेशो है, फोर्स की टर्म में वैक्यूम बाय मीडियम का रेशो है। बात समझ में आ गई है? सो इस बात को भी अपने को ध्यान में रखना है। एक तो ऊपर वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं तो वैक्यूम के केस में तो k की वैल्यू खटाक से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डालेंगे, आंसर निकाल देंगे, अपना काम हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराऊंगा, बिना प्रैक्टिस प्रॉब्लम के हमारा काम नहीं बनेगा, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरूर करेंगे, ठीक है। सो k की वैल्यू वैक्यूम के लिए याद होती है अपने को, उठा के वैल्यू डालेंगे, ये अभी के अभी ध्यान रखना है आपको, उठा के वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल देंगे वैक्यूम के केस में। लेकिन अगर चार्जेस को मीडियम में डाला जाए तो क्या होगा भाई? मीडियम में डालने पे आप ये बोलोगे कि वैक्यूम वाला फोर्स निकाल दो, कि वही वैल्यू जो याद है उसे डालने के बाद, और उसके बाद उसे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, अपना काम बन जाएगा। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ और। इफ भाई, ये तो बात आपने वो समझाई सर कि अगर पूरा वैक्यूम हो तो क्या करेंगे, पूरा मीडियम हो तो क्या करेंगे। ये सारी बातें जो हैं ये तो हम किताबों में जनरली नजर पड़ती है, हम उसे पढ़ते हैं और समझते भी हैं।
लेकिन सर अब बात होती है ट्रिकी सवाल की। मेडिकल वाले बच्चों के लिए कोर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और जेई के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जनरली किताबों में पढ़ने से नहीं मिलता, आपको अक्सर प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ता है, तब जाके आप ये चीज़ सीखते हैं। और सीखने वाली बात क्या है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी के लिए आप याद रखिए कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो पार्शियली कंडक्टिंग या पार्शियली इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स? पार्शियली कंडक्टिंग या पार्शियली इंसुलेटिंग। ठीक है, पार्शियली कंडक्टिंग आप समझ सकते हो इन्हें। ओके, तो आप ये कहेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक है तो हर एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया होता है। ठीक है, हर एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया होता है। तो उसको माइंड में रख के ही हम आगे बढ़ाएंगे अपने डिस्कशन को। तो हम बोलेंगे कि सर अब आपने क्या किया ना, दोनों चार्जेस को ना वैक्यूम में रखा, ना दोनों चार्जेस को मीडियम में, आपने दो चार्जेस इंडिविजुअली तो वैक्यूम में रखे हैं, मगर बीच में आप ले आए हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो क्या होगा? सो इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T, if a dielectric slab of thickness T is kept between the two charges, ध्यान से सुनना, बहुत कम लोग ये बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जेई में क्वेश्चन जरूर आता है तो आप समझेंगे इसे। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is kept between the two, or is kept in between, in between, दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, तो आप क्या कहेंगे? दैट इज, आप ये बोल पाओगे कि देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि यहां पे आ गया एक पॉइंट चार्ज Q1, यहां पर आ गया एक पॉइंट चार्ज Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है D। दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है D, और आप ट्रीट कर रहे हैं कि आप खड़े कहां पर हैं? आप खड़े हैं वैक्यूम में। आप खड़े कहां पर हैं? वैक्यूम में। और फिर आपने कहा कि मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब समवॉट लाइक दिस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है मैं कुछ ऐसा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली बीच में, बस कुछ ऐसा इंसर्ट कर रहा हूँ। और आप बात कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो थिकनेस इसकी T है, इसकी थिकनेस जो है वो T है, और ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसका जो है वो एप्सिलॉन आर है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो तो वैक्यूम में पड़े हैं, मेरे दोनों चार्जेस जो हैं वो वैक्यूम में पड़े हैं, ये वाला भी वो वाला भी, और दोनों चार्जेस को थ्रू आउट द मीडियम में नहीं रखा, बल्कि मीडियम को उठा के बीच में कहीं फिट कर दिया, मीडियम को उठा के इनके बीच में रख दिया है। तो देखो आप इसको कैसे रिलेट करते हो, आप यहां बोल सकते हो कि शेयर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वैक्यूम वाला, दैट विल बी इक्वल टू K mod Q1 mod Q2 बाय इफेक्टिव दूरी जो वैक्यूम के मुताबिक हो इसका स्क्वायर। सो इट शुड बी K mod Q1 mod Q2 बाय इफेक्टिव दूरी जो वैक्यूम के अकॉर्डिंग हो इसका स्क्वायर, ऐसे निकल कर आ जाएगा। तो अब मुद्दा ये है कि ये इफेक्टिव दूरी जो वैक्यूम के अकॉर्डिंग हो इसे निकालोगे कैसे? तो उसके लिए एक छोटी सी चर्चा, आप ये बोलेंगे कि मान लीजिए ये दोनों ही चार्जेस किसमें होते? ये दोनों ही चार्जेस होते हमारे या ये दोनों ही चार्जेस किसमें होते हैं? दोनों चार्जेस होते हैं हमारे वैक्यूम में, Q1 Q2, एंड इट इज वैक्यूम, एंड दोनों के बीच की दूरी dV। ठीक है, तो आप क्या बोलते? आप बोलते शेयर फोर्स इन वैक्यूम जो होगा, वो होगा K mod Q1 mod Q2। मैं कुछ कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। ये अगर दो चार्जेस वैक्यूम में होते Q1 और Q2 तो उनके बीच का जो फोर्स लगता वो लगता K mod Q1 mod Q2 बाय dV का स्क्वायर, वेयर dV इज दोनों चार्जेस के बीच की दूरी जब हमारे दोनों चार्जेस कहां पड़े हों? वैक्यूम में पड़े हों।
फिर आप क्या बोल सकते हैं कि ये होगा Q1 चार्ज, ये होगा Q2 चार्ज, दोनों के बीच की दूरी dm होगी, और जब हमारा मीडियम होगा having a dielectric constant of epsilon r, having a dielectric constant of epsilon r, ये निकल कर आएगा। और हम क्या बोलेंगे यार, हम बोलेंगे शेयर जो फोर्स होगा मीडियम वाला दैट विल बी k mod q1 mod q2 बाय एप्सिलॉन r इंटू dm का स्क्वायर, एप्सिलॉन r इंटू dm का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहां से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं फॉर fv टू बी इक्वल टू fm। हम ये सोचना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर वैक्यूम में रखें और मीडियम में रखें तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन में सेम फोर्स लगने के लिए दूरियों के बीच का रिलेशन क्या है। तभी तो एयर का या वैक्यूम का मीडियम इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है या मीडियम का वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चार्जेस को कुछ दूरी पे रख के वैक्यूम में फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन्हीं दोनों चार्जेस को कुछ और दूरी पे रख के मीडियम में फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सच दैट वैक्यूम वाला फोर्स और मीडियम वाला फोर्स एग्जैक्टली बराबर आ जाए। तो मोटी भाषा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी कंडीशन हो जिसके चलते, या दूरियों के बीच का रिलेशन क्या ऐसा हो जिसके चलते चार्जेस को यदि वैक्यूम में रखा जाए या चार्जेस को यदि मीडियम में रखा जाए तो दोनों ही सूरतों में उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एग्जैक्टली इक्वल निकल कर आए। सो हम बोलेंगे फॉर एफ वी टू बी इक्वल टू एफ एम कैन वी से के माइंडेड बच्चों मॉड Q1 मॉड Q2 बाय दोनों के बीच की दूरी dv का स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू k मॉड Q1 मॉड Q2 बाय दोनों के बीच की दूरी dm का स्क्वायर तो है, मगर क्योंकि आप मीडियम में बात कर रहे हो तो ये एप्सिलॉन r भी है, एप्सिलॉन r भी है। और गौर से समझा तो देखिए क्या समझ में आया, न्यूमरेटर्स तो सेम है, डिनोमिनेटर बाय कंपैरिजन सेम होना चाहिए। तो आपने कहा कि यार dv का जो स्क्वायर है वो एप्सिलॉन r dm के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कैन यू आल्सो से dv विल बी इक्वल टू dm अंडर रूट एप्सिलॉन r, dm अंडर रूट एप्सिलॉन r। बात समझ में आ गई, क्लियर है? क्या समझा हमने कि सर जब भी हमें फोर्सेस को बराबर लाना हो तो या आप ये कहें जब भी मीडियम वाली दूरी dm हो तो उतना ही फोर्स यदि वैक्यूम में लिखना है तो वैक्यूम वाली दूरी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए dm अंडर रूट एप्सिलॉन r। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मीडियम की दूरी dm का, आई रिपीट, मीडियम की दूरी dm का वैक्यूम इक्विवेलेंट जो है वो कितना निकल कर आएगा, वो आएगा dm अंडर रूट एप्सिलॉन r, जिस भी मीडियम का आप जिक्र कर रहे हो यार। ठीक है, सो कैन आई से दैट विल बी इक्वल टू, कंक्लूजन सुनिए, कंक्लूजन, k mod q1 mod q2, k mod q1 mod q2 डिवाइडेड में वैक्यूम वाली दूरी। तो आप कहोगे टोटल दूरी कितनी थी यार, टोटल दूरी थी d, टोटल दूरी चार्जेस Q1 से Q2 के बीच में वैक्यूम में टोटल दूरी कितनी थी d, जिसमें से T वाली तो आपने हटा ली क्योंकि वहां तो वैक्यूम है नहीं, वहां क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो आपने माइनस किया T, माइनस किया T। लेकिन सर वाकई ये T जो है ये हटाना नहीं है, ये मीडियम है, तो इस मीडियम का वैक्यूम इक्विवेलेंट क्या होगा, T इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन r, उसको जोड़ना भी है, तो प्लस T इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन r, उसको जोड़ना भी है, और इस पूरे का स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। सो इट इज k mod q1 mod q2 डिवाइडेड में एक्चुअल दूरी, उसमें से जो स्लैब्स हटाते जा रहे हो उनकी दूरी, प्लस कर देना T रूट एप्सिलॉन r, यानी उनकी वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो है, उसका वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो है वो आप जोड़ते भी जाएंगे और उसके बाद पूरे का स्क्वायर आता जाएगा। बात आ गई समझ में? मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो आई बिलीव दैट एज पर माई सजेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। माइंडेड, हाँ, जेई के इस अटेम्प्ट के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है। छोटे छोटे सवाल निकल कर आते हैं और हमारा टारगेट यही रहेगा यार, हर लेक्चर में कुछ ऐसा कर जाओ कि अपने बास्केट में, अपने पूल के अंदर ना मार्क्स को इकट्ठा करके डालते चलो, यहाँ से इतने मार्क्स, यहाँ से इतने, यहाँ से इतने, यहाँ से इतने। और इनफैक्ट जेई के इस वाले अटेम्प्ट के लिए भी, या जितने अटेम्प्ट्स आने वाले हैं अपकमिंग, उनके लिए भी मैं एक वन शॉट टाइप जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, वो सारी सीरीज जो है वो आपको बना के देने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रिसाइसली आपकी जेई की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि देखो ये एक तो रिजल्ट काम का है ही,
और उसके बाद आप क्या कह सकते हैं उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं इस बात के बारे में कि इफ अ कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह बात कर रहे हैं, इफ अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन, तो क्या होगा भाई, सारा खेल अभी मैग्नीट्यूड से चल रहा है। ध्यान रखना है कि फोर्स अपने आप में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो सवालों के साथ शुरुआत करने से पहले हमें मैग्नीट्यूड की पूरी पूरी नॉलेज चाहिए। तो इतना तामझाम ये सारी छोटी छोटी बातें हमने तब नहीं की थी जब हम बात करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स की, जब हम बात किया करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स की, है ना, क्योंकि वो मीडियम इंडिपेंडेंट होते थे। लेकिन देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। सो हम बात करेंगे if a conducting slab of thickness t is inserted in between तब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये रहा हमारे पास Q1 चार्ज, ये रहा हमारे पास Q2 चार्ज, ये रहा हमारे पास Q1 चार्ज, वो रहा हमारे पास Q2 चार्ज। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी d नॉट ले लेते हैं, और आप ये कहेंगे कि यहां पर एक कंडक्टिंग स्लैब आपने ले लिया है जिसकी थिकनेस कितनी है भाई? इसकी थिकनेस t है, इसकी थिकनेस t है, एंड दैट्स अ मेटल और कंडक्टर। ये क्या है? एक मेटल के बारे में बात हो या कंडक्टर के बारे में बात हो, मेटल और कंडक्टर। ठीक है जी, दोनों ही सूरतों में आप क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स के लिए बेसिकली एप्सिलॉन आर कितना हो जाता है यार? इनफाइनाइट हो जाता है। याद है अभी मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता था और कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर जो है वो इनफाइनाइट होता था। तो हम बोलेंगे शेयर मैथमेटिकली समझो जरा, मैथमेटिकली आप बोलेंगे कि यार इनके बीच का जो भी फोर्स है वो होगा K मॉड Q1 मॉड Q2, आप वैक्यूम के अनुसार लिखना चाह रहे हैं, सो आप बोलेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस जो भी वैक्यूम के अनुसार है इसका स्क्वायर। और अभी आपको याद होगा वैक्यूम इक्विवेलेंट कैसे लिखना सिखाया आपको, इट इज K मॉड Q1 मॉड Q2 बाय इट शुड बी डी नॉट जो पूरी दूरी है, माइनस कर देंगे स्लैब का थिकनेस, माइनस कर देंगे T, प्लस हो जाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस दैट इज T इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन आर, और इस पूरे का स्क्वायर है यार, स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। ऑलराइट, तो ये आ गया फॉर्मूला। पर सर मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है वो इनफाइनाइट है। यदि एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट है तो फोर्स कितना निकल कर आ गया भाई? डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ गया भाई, तो इसका मतलब एफ वी कितना निकल कर आ गया? 0। या फिर जो भी फोर्स वेक्टर आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर, इन दो चार्जेस के बीच में जिन्हें आपने वैक्यूम में रखा है, और ऐसी सूरत में अगर कोई आपको बताए कि बीच में आपने रख दिया है कंडक्टिंग स्लैब, तो हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच का फोर्स कितना हो गया है? 0 हो गया है ना। लॉजिकली इस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बला है सर? ये क्या है असल में? तो भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को आप ऐसे समझिए कि वो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत कंडक्टर अपनी अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से या बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से इंडिपेंडेंट रखता है, शील्ड करके रखता है। जैसे यहां ये कंडक्टिंग स्लैब है, तो ये अपने लेफ्ट की दुनिया से अपनी राइट की दुनिया को और अपने राइट की दुनिया से अपने लेफ्ट की दुनिया को शील्ड करके रखेगा, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट नहीं होने देगा, किसी भी प्रकार का इंटरैक्शन बतौर चार्जेस, किसी भी प्रकार का इंटरैक्शन यहां से वहां होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हम हमारे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट में ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक सेक्शन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसमें हम काफी ज्यादा सीखते हैं इस बात को। लेकिन अभी देखिए हमने मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी उसी बहाने से उस टॉपिक को पहले ही थोड़ा सा देख लिया है और समझ लिया है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। देखो फॉर्मूला मैंने ये वाला लगाया, शॉर्टकट है,
जेई में पूछा जाता है, तो इसको तो आप अभी के अभी ध्यान रख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली कंडक्टिंग स्लैब होगा तो क्या करेंगे। तो चलो आप बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि फोर्स अपने आप में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है। डायरेक्शन के साथ समापन करते हैं, कंप्लीशन करते हैं, क्विक रिकैप लेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग दी प्रॉब्लम्स। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए आप क्या क्या बोल सकते हो? दो बातें आपको ध्यान में रखनी है यार। पहली बात ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स है बॉस। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ऐसे लगता है कि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ऐसा लगता है कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, और यही फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। और यदि बकायदा दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस है तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। अभी तो हम बात भी वैसे पॉइंट चार्जेस की ही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा एक पॉइंट आपको अगला भी बताना चाहूंगा, जिसे हम बाद में लिमिटेशन के तौर पे लेके चलेंगे। लिमिटेशन के तौर पे लेके चलेंगे। तो लिमिटेशन के तौर पे हम क्या लेकर चलेंगे यार? लिमिटेशन के तौर पे हम ये लेकर चलेंगे कि इट इज एप्लीकेबल, लाइक कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज। और किसके लिए एप्लीकेबल है? स्फेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। जो स्फेरिकल बॉडीज कहां पर लाई कर रही हैं भाई? आउटसाइड देम। स्फेरिकल बॉडीज outside them. So Coulomb's law is applicable for point charges and for spherical bodies outside them. That is, कुछ illustrations अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए दो point charges हैं Q1 and Q2 separated by a finite distance d apart. तो आप बोलेंगे शेयर जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला आ जाएगा K mod Q1 mod Q2 by d square. सिंपली एप्लीकेबल है। इलस्ट्रेशन 2, अगर आप इसमें यह भी बोल दें कि भाई ऐसा है, अगर आपके पास दो स्फीयर्स हैं Q1, एक का सेंटर है C1 रेडियस R1, और Q2 इसका सेंटर है C2 और रेडियस R2, और सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी बॉस D है, तो आप क्या बोलोगे? आप फिर से बोलोगे शेयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि ये कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं कि इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा है, ठीक है। सो शेयर जो भी इनके बीच का फोर्स आएगा वो आएगा K mod Q1 mod Q2 बाय डी स्क्वायर। K mod Q1 mod Q2 बाय डी स्क्वायर। समझने वाली बात यह है कि ये बताने से पहले यदि मैंने आपसे पूछा होता कि दो बॉडीज आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, यानी उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 0, तो सेपरेशन 0 होने पे फोर्स कितना होना चाहिए? तो आपके दिमाग से दिमाग लगाते आप तो आपको देखो जवाब क्या देखने को मिलता कि सर अगर दूरी को हम 0 कर देंगे तो मैथमेटिकली फोर्स कितना निकल कर आएगा? इनफाइनाइट। सो द कंक्लूजन इज कि दिमाग क्या कहता है हमारा कि भाई यदि दो चार्जेस फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो तो उनके बीच का फोर्स कितना निकल कर आ जाएगा? इनफाइनाइट। ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है हर बार। क्यों? देखते हैं यहां पे। आप बोलेंगे कि मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, इसका सेंटर C1 है, रेडियस R1 है। ये Q2 चार्ज है, इसका सेंटर C2 है और रेडियस R2 है। और रादर मुझे तो फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखना था, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे रख देते हैं, चार्ज Q2, सेंटर C2 एंड रेडियस R2। तो आप बोलेंगे शेयर फोर्स जो है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं होगा। फोर्स जो है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं होगा, बट होगा क्या? वो जो फोर्स है वो निकल कर आएगा K mod Q1 mod Q2 बाय दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई यार? R1 प्लस R2।
r1 प्लस r2 और इस पूरे का स्क्वायर। सो इट इज k mod q1 mod q2 बाय दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो लिमिटेशन मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन के बारे में कुछ चर्चा और डिटेल में करेंगे कुछ आने वाली मुलाकातों में, क्योंकि तब हमें बात करनी होगी लिमिटेशंस पे बेस्ड, कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स की, जिसमें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एलिमेंट कैसे लेना है। ये परेशानी बच्चों को बहुत होती है कि एलिमेंट कैसे लिया जाए सर। रॉड पे एलिमेंट लेने का तरीका, एक्स दूरी पे dx विड्थ का एलिमेंट रिंग में इंटीग्रेट कर देते हैं, डिस्क में इंटीग्रेट कर देते हैं, स्फेयर में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पहले तो सर आप हमारी इंटीग्रेशन की समस्या सुलझाइए, और उसके बाद ये बताइए कि कितनी अलग 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 प्रकार की बॉडीज में कितने अलग अलग तरीके से हम उसे इंटीग्रेट करके आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको अन्य मुलाकातों में, यानी आने वाली कुछ चंद मुलाकातों में देखने को मिल जाएगी। मजा आएगा यार। फॉर दी अपकमिंग सेशंस बी प्रिपेयर्ड। काफी कुछ मैं आपको बताने सिखाने वाला हूँ। आज तो पहली मुलाकात है, तो कुछ छोटी 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 बातों से कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम मॉडल्स में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो मुझे लगता है ये बात अपने को समझ में आ गई है। और फोर्स के बारे में बात करनी थी। देखो, फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात करनी थी, और डायरेक्शन को साथ में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, डायरेक्शन वाला पार्ट क्या है? या राइट, ओके, ऑल राइट। सो डायरेक्शन वाला पार्ट क्या है हमारा? डायरेक्शन वाला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ इस प्रकार से लगता है कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगे। और दूसरी बात, लाइक पॉइंट चार्जेस जो होते हैं, जो आपको दूसरी बात डायरेक्शन के लिए ध्यान में रखनी है, वो ये कि लाइक पॉइंट चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक पॉइंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉइंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक पॉइंट चार्जेस जो होंगे, ये तो लाइक पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो लाइक होते हुए भी एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। माइंड इट, अगर ये पॉइंट चार्जेस नहीं है तो पॉइंट चार्जेस ना होने पे इनके अंदर कुछ इंडक्शन होने की भी संभावना है। अब इंडक्शन से चार्जेस किस प्रकार से होते हैं और कैसे एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को इंडक्शन पर बेस अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, ये हम हमारी अपकमिंग इंटरैक्शंस में देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं अनलाइक पॉइंट चार्जेस की। अनलाइक पॉइंट चार्जेस की, और अनलाइक पॉइंट चार्जेस जो है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और माइंडेड किया हमने पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की है कि लाइक अनलाइक तो पॉइंट हो या ना भी हो अट्रैक्ट ही करने वाले हैं, लेकिन लाइक में ना पॉइंट चार्जेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक में पॉइंट चार्जेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लाइक पॉइंट चार्जेस हैं तभी हमेशा जरूरी है कि रिपेल करेंगे। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है तो लाइक होने के बावजूद वो अट्रैक्ट करने की संभावना रखते हैं। ऑलराइट, अभी के लिए इस बात को ध्यान में रख लीजिए एज अ फैक्ट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। तो चलो, अभी मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसे साथ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यार। देखो क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि सर यहां एक चार्ज है और यहां दूसरा चार्ज है, और दोनों के बीच में एक प्रकार के फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के बारे में बात हो रही है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी फोर्स है जो इन दोनों, देखो पहली बात तो ये समझ में आनी जरूरी है कि जो भी फोर्स है वो क्योंकि सेंट्रल फोर्स है तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग या दोनों के सेंटर से गुजरने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। ठीक है, ऑल राइट। और आप बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मेरे पेन को, मार्कर पेन को ध्यान से देखना यार। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैंने पेन उठा के ना यहां पे रखा, तो इस वाले नेगेटिव ने उस वाले पॉजिटिव को पकड़ के खींचा होगा, जकड़ के खींचा होगा। तो ये वाला पॉजिटिव जो है वो इसी लाइन के लॉन्ग ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। मैंने कैप से दिखाया है, कैप माने दिशा हो जाती है, डायरेक्शन, है ना। और मैंने पेन उठा के, मार्कर पेन उठा के यहां रखा, देखिए, और मैंने कहा वो वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज जिस पे फोर्स चाहिए उस पे पेन रख दो।
जिस पे फोर्स चाहिए उस पे पेन रख दो, और आपने कहा इस पे चाहिए, तो ये खुद तो लगाएगा नहीं, सामने वाला ही लगाएगा। तो जिस पे चाहिए उस पे कलम रख दो, और क्योंकि सामने वाला लगा रहा है तो सामने वाला अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो आप बोलेंगे ये रही फोर्स की दिशा, एफ वेक्टर की दिशा, ये रही फोर्स की दिशा। और हम जानते हैं कि यार जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ तो फॉलो होगा ही, like kriya pratikriya, yeah, you okay, for every action there is an equal and opposite reaction. So if one charge is trying to pull B, or A is trying to pull B, B is also trying to pull A, और A अगर B को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो B भी A को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर A ने B को खुद से दूर धकेला होता तो B ने भी A को खुद से दूर पुश किया होता, रिपेल किया होता, धकेला होता। ऑलराइट, क्या बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो कि भाई यहां पर ये एक पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, और अब की बार क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ऑलराइट, तो आपने कहा जो भी फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा, लेकिन अब की बार इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर पेन रखो और देखो कि ये वाले पॉजिटिव ने दूसरे वाले पॉजिटिव को धकेला होगा, तो क्योंकि उस पर चाहिए उस पर ही पेन रखा जाएगा, और ये रहेगी उस पर लगने वाले फोर्स की दिशा। और इस पर चाहिए तो इस पर ही पेन रहेगा, और वो वाला इस वाले को इधर रिपेल करेगा, तो हम कहेंगे कि देखिए ये रहा इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। ऑलराइट, और क्या बोल सकते हैं भाई, और हम बोल सकते हैं कि ये देखो यहां है हमारा एक पॉइंट चार्ज और यहां है हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज, और अब आपने कहा कि दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। और आपने कहा क्योंकि हमारा फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, तो जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। और अब की बार फिर से दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे को धक्का मारेंगे। इस पे रहेगा पेन इधर की तरफ और इस पे रहेगा पेन इधर की तरफ। बात समझ में आ गई है, मामला डन। ऑलराइट, तो इन सभी बातों को हम समझ चुके हैं, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। सो वी हैड अ डिस्कशन रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। हमने कूलम्स लॉ के बारे में बात की, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी चार्जेस के बीच का फोर्स, ऐसे चार्जेस जो स्टैटिक कंडीशन में हो यानी रेस्ट पे हो, तो इनके बीच के फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के बारे में हमारी चर्चा हुई। और ये जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू k mod q1 mod q2 by d स्क्वायर, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये निकल जाएगा जब दोनों ही चार्जेस को वैक्यूम में रखा जाएगा तो। और वहां पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वैक्यूम की क्या है, फ्री स्पेस की क्या है, वो सारी बातें हम देख चुके हैं। फिर हम बात कर सकते हैं यार इफेक्ट ऑफ अ मीडियम, अगर दोनों ही चार्जेस को मीडियम में रखा जाता तो क्या होता। ठीक है, अगर दोनों ही चार्जेस को मीडियम में रखा जाता तो हमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम की चाहिए होती, लेकिन दी किसकी जाती है भाई, दी मीडियम की जाती है, मगर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नहीं दी जाती। क्या दिया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिवाइज कर रहे हैं मन में बिठाने के लिए। और मैग्नेटिक्स में यही हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक कांस्टेंट और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अलग बात है, आगे की बात है, मगर आपको सिमिलैरिटी और फेमिलियरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ एप्सिलॉन r और k डैश से इसको डिनोट किया जाता है, and it is defined as the ratio of electric permittivity of medium to that of free space. Since it is the type of it is the ratio of same type of physical quantities, it is going to be unitless as well as dimensionless होने वाला है ये। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाएगी, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये बात भी समझ में आ गई सर, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। और करना क्या है, अगर दोनों ही चार्जेस को बकायदा खुद मीडियम में ना रखे, उनके बीच में थोड़े से रीजन में अगर आपने मीडियम इंसर्ट कर दिया है, स्लैब इंसर्ट कर दिया है, तो उसका मैंने, ये जेई का फेवरेट प्रॉब्लम है भाई मॉडल का, तो मैंने क्या सिखाया आपको कि उस मीडियम वाली दूरी का वैक्यूम इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है। ऑलराइट, और उसके बाद हमने बात की कि यार डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब डाल देते तो क्या होता। मैथमेटिकली भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन 0 आ रहा है, उसे हमने लॉजिकली कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे समझा है कि भाई कंडक्टर अपने लेफ्ट से अपने राइट वाले रीजन को, राइट से लेफ्ट को, अंदर से बाहर को, बाहर से अंदर को शील्ड करके रखता है। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की कि फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमें बात किसकी करनी होगी, हमें बात करनी होगी फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी। तो ये रही डायरेक्शन के बारे में चर्चा। सेंट्रल फोर्स है, ये अपने को ध्यान रखना है, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पॉइंट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए
इसके बाद हम बात करेंगे, आज की मुलाकात को यहीं तक रखते हैं क्योंकि पहली मुलाकात है टॉपिक से रिलेटेड और काफ़ी कुछ देखा समझा है हमने। छोटा सा होमवर्क मैं आपको ज़रूर दूंगा, उस होमवर्क को आप कंप्लीट करेंगे और उस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद होमवर्क के डिस्कशन के साथ आगे आने वाली मुलाकात में, यानी ठीक अपनी अगली ही मुलाकात में, हम शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला और बहुत सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको काफ़ी कंफर्टेबल कर देंगे फोर्स से रिलेटेड। लेकिन उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वेक्टर्स में तकलीफ होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिथमिक पार्ट में तकलीफ होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलस बेस्ड पार्ट में भी तकलीफ होती है। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए साइड बाय साइड कंटेंट, जो अभी तक मैं कहता भी आ रहा था और अभी यही कहूंगा कि वो सारी चीजें जो हमें रिपेयर करनी है, वो सारा कंटेंट जो हमें कंप्लीट करना है, वो हम लेकर चलेंगे सो दैट उसको बार बार बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप, सो दैट आपके बाकी के फंडामेंटल्स जो आपको रिपेयर करने की आवश्यकता थी, बहुत जल्द आप उसको भी रिपेयर कर सकते हो। तो इस लेक्चर को रिवाइज करके रखना। अगर 11th में पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं भी की है तो भी 12th की पढ़ाई आपकी काफी अच्छी सॉलिड तरीके से करना। ठीक है, बात बनेगी जरूर। स्पेशल फोकस ऑन जेई एज वेल एज नीट ऑन दिस जेई प्लैनेट। ऑलराइट, तो चलो बात कर लेते हैं होमवर्क क्या है आज का। लिमिटेशन के बारे में कुछ हमने बात की है, मगर मेजर लिमिटेशंस को हम डील करेंगे अगली से अगली मुलाकात में, जब हम कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे। तो आज बारी है होमवर्क की। क्या है आपका होमवर्क? सर पहली क्लास में होमवर्क क्यों दे रहे हैं? होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि पहली क्लास में ही साथ में मेहनत करने की आदत पड़ जाए और रुकना नहीं है और थकना नहीं है। थकना तब तक नहीं है जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। ऑलराइट, तो बिल्कुल जोरों शोरों से लगे रहिए। टेक अ फ्रेश स्टार्ट एंड द फर्स्ट थिंग इज, जो आपको एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूं, वो करना है आपको डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस क्या है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, किसी भी रेफरेंस बुक में आपको डिटेल में टेबल, डिस्टिंक्शन टेबल मिल जाएगी। ये इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि 11th ट्रैक में आपने मेजर बातें हमेशा मास के बारे में की होती है, इनर्शिया के बारे में की होती है, और अब 12th के स्टार्टिंग से ही आप चार्ज का फ्लो यानी कि करंट, चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेजरली 11th में आप मास से डील करते थे और 12th में मेजरली आप चार्ज से डील करने वाले हैं। तो हमें डिफरेंस समझना भी जरूरी है कि यार दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें दूसरी चीज करनी है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 11th ट्रैक में यानी पहले आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल में चर्चा की है, और अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे होते हैं, है ना। तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। और तीसरी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा सा वर्कआउट आप अपने एंड पे करने की कोशिश करेंगे, बाकी मैं तो आपको डिटेल में कराऊंगा ही। थोड़ी मेहनत, थोड़े एफर्ट्स जो आप डेली डाला करते हैं वो डेफिनेटली काउंट होने वाली है। ऑलराइट, तो यही है आपका छोटा सा होमवर्क, और इसी होमवर्क के साथ आज की क्लास को हम कर रहे हैं प्रॉपर्ली कंप्लीट। बहुत सारे सवाल मैं आपके सामने आपके लिए लेकर आया था, मगर उन्हें आगे आने वाली मुलाकात में डिस्कशन में लेकर आएंगे। ऑलराइट, आपकी सभी समस्याएं जो हैं, फिजिक्स के लूप होल्स जो हैं, जो बेसिक वीकनेस अगर कहीं रह भी गई है तो उसको बहुत जल्दी हम सॉर्ट कर देंगे, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत एफर्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मस्ती से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना एफर्ट डालते रहो। चलो, बाय बाय।